अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओरिजिन, हिस्ट्री, लैंडमार्क, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट। बेसिकली ये ह्यूमन राइट लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम ह्यूमन राइट की हिस्ट्री के अबाउट डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है ये इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें सारी हिस्ट्री की कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ ह्यूमन राइट। ठीक है, इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, इसकी डेवलपमेंट, इसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कंक्लूजन को देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट है क्या? ह्यूमन राइट इंसानों का वो बुनियादी हक है जो कि हर पर्सन को हासिल है फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ, यानी कि उसकी पैदाइश से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तो हर इंसान को हक हासिल है। और हर कंट्री इवन के पाकिस्तान भी अपने शहरियों को ह्यूमन राइट्स देता है। हमारे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 8 to 28 जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स पे बेस करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है अपने सिटीजन्स को। और हर इंसान को वो हक हासिल होता है कतई नज़र इसके कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी रेस क्या है, ठीक है, मतलब उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका मजहब क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। यहाँ पर माइनॉरिटीज हो, वुमेन हो, मैन हो, सब इक्वल है अंडर द लॉ। अब इसमें हम इसकी हिस्ट्री वगैरह तो बहुत ज़्यादा मजे की और बहुत ज़्यादा इसके मजे के पॉइंट्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि ह्यूमन राइट है क्या। ह्यूमन राइट इज अ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की एक कलेक्शन है और फ्रीडम्स की और फंडामेंटल राइट्स की एक कलेक्शन है जो कि जानी जाती है ह्यूमन राइट। ओके, हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स दैट इनहेरेंट टू ऑल, के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी हक, बुनियादी राइट्स, हक, ये बुनियादी हक होते हैं जो कि हर एक को हासिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट्स है क्या? ह्यूमन राइट कोई बात आ गई कि ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स है और फ्रीडम्स है इंसानों की, जिसके अंदर हमारा राइट टू लाइफ आ जाता है, राइट टू वे आ जाता है, राइट टू मैरिज आ जाता है, राइट टू मेक फैमिली आ जाता है, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू एक्सप्रेस देयर रिलीजन, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारे हमारे राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। इस ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल तौर पर और नेशनल अपने कंट्रीज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। बहुत सी NGOs हैं, बहुत सी यूनाइटेड नेशन के कुछ चार्टर्स हैं, बिल ऑफ राइट्स वगैरह जो कि इम्पोर्टेंट देता है, किस पर रोशनी डालता है, ह्यूमन राइट्स पर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी, ह्यूमन राइट्स आर लाइक, ये ह्यूमन राइट है, ठीक है, ह्यूमन राइट आर लाइक अ शील्ड, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स, एक शील्ड है जो कि हिफाजत करती है पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करती है, उनकी फ्रीडम की हिफाजत करती है और उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करती है। कि ह्यूमन राइट एक ऐसी शील्ड है जो कि हिफाजत करती है लोगों के जिंदगी की, उनकी फ्रीडम की और उनकी प्रॉपर्टी की। एंड एवरीवन शुड हैव दिस राइट, कि हर एक ये वाले राइट्स रखता है। एंड नो वन कैन टेक देम अवे, और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इन राइट्स को ले सके विदाउट अ गुड रीजन, इन रीजंस के बगैर इसको ले सके, कोई भी ऐसा नहीं है। लाइक अगर हमारे पास बहुत सारी जायदाद है, हमें रखने का हक है, लेकिन वो हमसे कोर्ट वगैरह ले लेती है या फिर कोर्ट के ऑर्डर की बेस पे हमसे वो ले ली जाती है जायदाद। क्यों ले ली जाती है? अगर हमने कोई बैंक रब्त वगैरह किया हो या फिर कोई भी अदर स्टेटस हो या फिर मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी हो या फिर कोई भी इशू हो कोर्ट के ऑपरेशन के तहत, हमसे वो ली जा सकती है। तभी इन्होंने लिखा है कि कोई भी उसको नहीं ले सकता विदाउट एनी गुड रीजन, कि एक गुड रीजन के साथ वो चीज़ें ली जा सकती हैं, लेकिन जनरली आमतौर पर कोई भी ऐसे ही किसी से नहीं ले लेता। अब जैसे कोई भी मुझसे आके ये नहीं कह सकता कि वो आपकी ज़मीन वगैरह पड़ी है, वो आपका घर पड़ा है, मुझे दे दें आप, या फिर कोई फोर्सफुली भी मुझसे नहीं ले सकता, विद गुड रीजन ले सकता है। लाइक अगर मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है कि मैं इतने दिन में इतने पैसे वगैरह दे दूँगी, अगर मैंने ना दी तो मेरी ज़मीन ले लेना, तो इस तरह से तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो फिर ले लेगा, क्योंकि वहाँ पर एक रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करिएगा बात को। अब हम इसकी हिस्ट्री, एक और डेफिनेशन देखते हैं, फिर हिस्ट्री देखते हैं। अब डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू UDHR 1948, ह्यूमन राइट आर द राइट्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन। UDHR बेसिकली एक डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट,
और ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स होते हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जो कि ड्राइव होते हैं इनहेरेंट डिग्निटी से, ठीक है, ह्यूमन पर्सन की इनहेरेंट डिग्निटी से। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत और वकार से, इनहेरेंट जो कि उसको इनहेरिट कर दिया गया हो। उसके बाद है सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। बेसिकली इस पूरे लेक्चर में HR जहां भी होगा वही ह्यूमन राइट को इंडिकेट करेगा, तो आप लोग खुद लिख लीजिएगा ये। तो सेक्शन 2D जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट की 1993 का ये एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो राइट्स होते हैं जो कि रिलेटिंग होते हैं, जो कि रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से, हमारी लिबर्टी से यानी आज़ादी से, जिंदगी से, इक्वालिटी से एंड डिग्निटी से ऑफ द इंडिविजुअल, इंसान की, जो कि गारंटी दी जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। यानी कि जो ह्यूमन राइट होते हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारी लाइफ से, लिबर्टी से, आज़ादी से, इक्वालिटी से और हमारी इज्जत व वकार से, डिग्निटी से, किसकी, इंडिविजुअल की। ये चीजें हमें गारंटी दी जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा अपना आइन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज की गारंटी देता है और इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स देते हैं। इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में हम UDHR आ गया, ICCPR आ गया, ICSCR आ गया वगैरह, एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, और ये चीजें इन्फोर्सेबल होती हैं कोर्ट के जरिए। अगली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ह्यूमन राइट का मतलब है, ह्यूमन राइट मीन्स द राइट्स एंड फ्रीडम टू विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटिटाइल्ड। एंटिटाइल्ड का मतलब होता है हकदार, ठीक है। अब इसके हम डेवलपमेंट और इसकी हिस्ट्री देखते हैं। अब ये सारे हम इसके ओरिजिन, हिस्ट्री एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसके टोटल 12 पॉइंट्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैम्बुराबीज कोड, ठीक है, 1754 का। अब ये क्या है, ये बेसिकली किंग हैम्बुराबी थे, ठीक है, जो कि 6th किंग थे बेबीलोन डायनेस्टी के, ठीक है, बेबीलोन डायनेस्टी के 6th किंग थे, किंग हैम्बुराबी। इन्होंने मतलब कुछ राइट्स वगैरह दिए थे, लेकिन ये बेस करते थे सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस वगैरह पे, कि मतलब जो हाई दर्जे के लोग हैं उनको कुछ राइट्स हासिल थे, जो लो लेवल के, जो स्लेव वगैरह, मतलब जो गुलाम वगैरह है, उनके लिए वो राइट्स नहीं थे। मतलब कि राइट्स थे, राइट्स, फ्रीडम, स्पीच वगैरह सारा कुछ था, लेकिन बेस करता था लोगों की पर्सनैलिटी पर, लोगों के स्टेटस पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन थी वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से हम ये ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ से आ गया, लेकिन हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि जो हैम्बुराबी कोड्स है ये फर्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये बेस करता था सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस पर, क्योंकि ये वाले राइट सबको इक्वल नहीं दिए जाते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है द केरस साइलेंडर 539 BC का, ठीक है। अब ये कि एक ना ये साइरस जो है ना, साइरस ये एक किंग थे पर्शिया के, ठीक है, पर्शियन के किंग थे। पर्शियन जो है ना ये ईरान का पुराना नाम है, ईरान का पुराना नाम है पर्शियन। अब जो साइरस किंग है ना पर्शियन के, यानी कि ईरान के जो किंग थे पहले, उन्होंने बेबीलोन को कैप्चर किया। पहले बेबीलोन को कैप्चर के बाद उन्होंने कुछ उन्होंने राइट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए, जिसको साइरस कैलेंडर कहा जाता है। और साइरस कैलेंडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक क्ले पर लिखे गए थे, ठीक है, एक क्ले टाइप था, मतलब वो बना होता है बॉक्स इस तरह का था, मतलब मैं कैसे बताऊं इसको, आप लोग सर्च करिएगा, एक पिक्चर सामने आएगी कि किस तरह का बना हुआ था, ठीक है। लेकिन वो ये कि क्ले का बना हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने लिखा था, राइट्स वगैरह लिखे थे अकाडियन लैंग्वेज से, ठीक है, अकाडियन लैंग्वेज से लिखे थे। और इसको ये जो चार्टर था ना, मतलब ये वाला जो राइट्स वगैरह थे, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट कहा जाता है, कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ से ही डेवलप हुआ था, यहीं से ओरिजिन हुआ था। इन्होंने क्या किया था, साइरस किंग जो थे पर्शिया के, उन्होंने बेबीलोन को कैप्चर किया था। और उसको कैप्चर करने के बाद, अच्छा जो बेबीलोन है ना वो है इराक का इलाका, ठीक है, मतलब पुराने वक्तों में बेबीलोन कहा जाता है उसको, और ईरान को पर्शिया, ठीक है। बेबीलोन को उसको फतह करके वहां के जितने भी गुलाम थे उनको आजाद कर दिया था। और देन इन्होंने ये जो है ये लिखा था किले के ऊपर अकाडियन लैंग्वेज में
जिसको अब सेरेस सिलेंडर कहा जाता है। ओके, और इसके जो फर्स्ट 4 आर्टिकल है ना, फर्स्ट 4 आर्टिकल वो सेम टू सेम UDHR के आर्टिकल्स की तरह है, जिसके अंदर हमें राइट टू लाइफ आता है, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन आता है और फ्री एंड इक्वल आता है। ये 4 थे आर्टिकल जो कि सेम है इस UDHR से। और इसके जो ये चीजें थी ना, मतलब ये जो राइट्स वगैरह थे, इसको 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैग्ना कार्टा 1215। ये मैग्ना कार्टा 1215 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ह्यूमन राइट की हिस्ट्री में। बेसिकली ये हुआ था किंग के दरमियान, इंग्लैंड के जो किंग है ना उनके दरमियान और बारोन्स के दरमियान हुआ था। ये 1215 में हुआ था। 15 जून 1215 में किंग ने साइन किया था इसको, इस मतलब चार्टर को। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स किया गया था साइन करने के लिए, बारोन्स ने उनको फोर्स किया था कि वो साइन करें। और ये साइन होने के बाद जो लोग थे वहां के, वो अपनी मर्जी से जो भी कर सकते, काम वगैरह कर सकते थे। और जो वहां की चर्च वगैरह थी वो भी फ्री हो गई थी आर्बिट्रेरी पावर से। मतलब कि जो वहां के किंग थे ना वो आर्बिट्रेरी पावर यूज करते थे। आर्बिट्रेरी पावर कहते हैं कि अपनी मर्जी से ही किसी को सजा दे देना, किसी को जो मतलब कुछ भी काम करवाना दूसरे से। तो वो आर्बिट्रेरी डिटेंशन वगैरह से या आर्बिट्रेरी पावर से सब आजाद हो गए थे। और जो टैक्स वगैरह है उसको भी खत्म कर दिया था। इसका बेसिक मतलब ये था, मतलब इनका पर्पस ये था कि जो रूल ऑफ लॉ होगा, फर्स्ट ये कि रूल ऑफ लॉ का ऑल आर इक्वल होंगे। उसके अलावा मोनार्की की जो पावर है उसको कम कर दिया गया था, पार्लियामेंट को ज्यादा पावर मिली थी। ठीक है, मोनार्की की पावर को कम किया गया था, रूल ऑफ लॉ था। और इसमें एक आ गया था नो टैक्सेशन, के मतलब जो टैक्स वगैरह है वो अपनी मर्जी से किंग किसी के ऊपर भी नहीं थोप सकता। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा था। नेक्स्ट है पिटीशन ऑफ राइट 1628। अच्छा, अब ये पिटीशन ऑफ राइट में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने एक बिल जो है वो भेजा था किंग चार्ल्स वन को। ठीक है, किंग चार्ल्स वन को एक बिल भेजा गया था, ये भी इंग्लैंड का ही था। और उसमें उसने कहा था कि उसमें काफी ज्यादा राइट्स वगैरह लिखे थे, जैसे कि टैक्सेशन वगैरह नहीं लगा सकते, रूल ऑफ लॉ होगा और आर्बिट्रेरी पावर नहीं यूज होगी, सब लोगों को फ्रीडम होगी। तो ये इस तरह की काफी ज्यादा उसके अंदर राइट्स वगैरह थे। एक बिल बकायदा पेश किया गया था किंग को। ठीक है, इंग्लैंड के। लेकिन जो ये बिल था ना वो किंग ने पास इतनी जल्दी नहीं था किया, उसने बाय फोर्स किया था। क्यों किया था? उसको पैसों की जरूरत थी किंग को, इसीलिए उसने वो पास किया था। अब ये कि वहां के किंग को पैसों की कैसे जरूरत? बेसिकली पहले इंग्लैंड का जो किंग था उसकी मतलब इस टाइम के दौरान उसकी ना जंग चल रही थी, फाइट हो रही थी फ्रांस और स्पेन के साथ। ठीक है, मोनार्की सिस्टम था, उनकी वहां के साथ जंग लड़ी जा रही थी। तो चुनाव के जंग के लिए काफी ज्यादा खर्चा वगैरह होता है, तो पैसे वगैरह चाहिए होते हैं। तो इस बेस पे उन्होंने ये मुआहदे को साइन किया था, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी। और वो होता यूं था कि जो किंग है ना वो पहले किसी से भी, जो बड़े बड़े अमीर ताजर वगैरह या फिर किसी लोगों से बिना पैसे वगैरह वो ले लिया करते थे, जिसको वो एज अ गिफ्ट या फिर फोर्स जो है टैक्सेशन का नाम देते थे। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट ने कहा ये बिल्कुल गलत है। और पार्लियामेंट ने ये बिल पास करवाने का बेसिक मकसद ये था कि मोनार्की की पावर को रिड्यूस किया जाए और जो आर्बिट्रेरी पावर है उसको भी कम किया जाए और जो पावर है वो दी जाए पार्लियामेंट को। और इसी वजह से यूके में पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है। ओके, तो इसमें पावर फिर जो है पार्लियामेंट को दे दी गई थी ज्यादा और मोनार्की के पास कम हो गई थी। और इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो टैक्स वगैरह होंगे विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट पास नहीं होंगे। मतलब कोई भी टैक्स वगैरह लेना है तो वो पार्लियामेंट को पता होगा सारा कुछ। ठीक है, तो ये इस तरह के राइट्स वगैरह थे। इसके अलावा रिलीजियस राइट्स वगैरह काफी ज्यादा राइट्स इसमें भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अब है यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। अच्छा, ये ना 1776 में थॉमस जेफरसन ने मतलब लिखा था, जिनका मकसद, एक मिनट जरा, थॉमस जेफरसन इसके मेन ऑथर थे जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। इनका जो बेसिक पर्पस था ना इस चीज का वो ये था कि जो 13 स्टेट है ना अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की 13 स्टेट अलग हो जाए यूके से। बेसिकली
पहले यूके और यूएसए ये दोनों एक साथ हुआ करते थे, लेकिन 1776 में फिर इन्होंने एक डिक्लेरेशन तैयार किया कि यूएसए की जो स्टेट्स है ना वो यूके से अलग हो जाएंगी और अपनी लाइफ और डिग्निटी वगैरह मतलब सब अपना अलग रखेंगी। इसीलिए ये डिक्लेरेशन लिखा गया था जो कि थॉमस जेफरसन ने लिखा था और इसका मेन पर्पस यही था कि 13 स्टेट की कॉलोनीज को अलग करना, ठीक है, बेस्ड ऑन लाइफ, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लिबर्टी, ईटीसी, ठीक है। अब ये थॉमस जेफरसन ने ये भी उसमें लिखा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल विद सर्टेन अनएलिनिएबल राइट। अब अनएलिनिएबल राइट्स का मतलब होता है ऐसे राइट जो कि आपको पैदा होते साल मिल गए हैं, ठीक है, और वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है, अनएलिनिएबल के वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, ऐसे राइट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट। बेसिकली यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो अडॉप्ट किया गया था 1787 में, ठीक है, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ था 1789 में, ये इन्फोर्स किया गया था और 1789 में ही बिल ऑफ राइट को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बेसिकली जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलग से भी लेक्चर दिए हुए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें भी आप लोगों को अगर देखे हो पता हो कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके आई थिंक सो टोटल 7 आर्टिकल्स हैं और 27 जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। तो इस वजह से जब ये 87 में इसको अडॉप्ट किया गया और 89 में इसको इन्फोर्स किया गया, तब इसके अंदर ना ह्यूमन राइट्स वगैरह नहीं थे, इसीलिए फिर बिल ऑफ राइट पेश किया गया। बिल ऑफ राइट जो है ना वो मेडिसन ने किया था, जेम्स मेडिसन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था और 1789 में, और ये फिर अडॉप्ट हुआ और इन्फोर्स हुआ था 1791 में, ठीक है, बिल ऑफ राइट। इसमें जेम्स मेडिसन ने ना टोटल 12 अमेंडमेंट्स पेश की थी, जिसमें से फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की वो बिल ऑफ राइट कहलाई थी, जिसके अंदर काफी ज्यादा चीजें थी कि बिल ऑफ राइट में कि राइट टू लाइफ था, जिसमें राइट टू बियर आर्म था, फ्रीडम ऑफ असेंबली था, ठीक है, और पनिशमेंट वगैरह, मतलब काफी चीजें इसमें थी। वो बिल ऑफ राइट वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वाले सब्जेक्ट में आपका, तो वो भी अलग से वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह था। इसके जो 1971 में जो अडॉप्ट हुआ था, मतलब जो इन्फोर्स हुआ था बिल ऑफ राइट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ह्यूमन राइट में, ठीक है, इसको डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789। ये इसमें जो डिक्लेरेशन है ना ये फ्रांस से पास की थी, फ्रांस की असेंबली ने, ये की गई थी 26 अगस्त 1789 में फ्रांस की असेंबली ने। इसके टोटल 17 आर्टिकल्स हैं, ओके। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है एनलाइटमेंट एरा ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी। ये ना एरा है, ये यूरोप में हुआ था, मतलब यूरोप का था। इस एरा में जो 17 और 18 सेंचुरी है, इसमें बहुत सी डेवलपमेंट हुई थी और बहुत से लोगों ने बहुत से अपने कारनामे अंजाम दिए थे। साइंस ने भी इसी एरा में बहुत ज्यादा तरक्की की थी, ह्यूमन राइट्स वगैरह के रिलेटेड मतलब बहुत ज्यादा काम हुआ था इस एरा में। इसमें जो बहुत से फिलोसफर्स है लाइक जॉन लॉकी हो गया और रोज हो गए, मतलब इस तरह के बहुत ज्यादा फिलोसफर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था। इन्होंने ही ह्यूमन राइट की तरफ भी बहुत ज्यादा तरजीहात रखी थी और इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वगैरह वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, इंसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ये चीजें सारी थी एनलाइटमेंट एरा में। उसके बाद आ जाता है यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 का। जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, ये टोटल 51 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था। बेसिकली 51 कंट्रीज ने ना अटेंड किया था एक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था जो कि हेल्ड हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, 51 कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था और फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट भी किया था। ये अडॉप्ट किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को ये अडॉप्ट किया गया था। इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी ह्यूमन राइट्स पे और इंटरनेशनल लॉज वगैरह पे, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पे, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह राइज होता है या फिर कोई भी राइट्स वगैरह का मामला होता है तो यूनाइटेड नेशन उसमें मतलब चेक करेगा, उसको देखेगा। इसके बाद जो यूडीएचआर है, आईसीसीपीआर है, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स वगैरह, वो सारे इसी पे बेस कर रहे हैं।
बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था नेक्स्ट बिल ऑफ राइट बनने पे भी। अब नेक्स्ट आता है UDHR, ICCPR, ICSCR। ये तीनों जो है ना ये बिल ऑफ राइट्स है जो कि डिफरेंट टाइम में अडॉप्ट किए गए और ये जो है पर्पस हुए। जैसे कि UDHR, इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो है U से यूनिवर्सल, D से डेक्लेरेशन, H फॉर ह्यूमन और R फॉर राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। अब UDHR 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट हुआ था, लेकिन ये ना लीगली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, सो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये बुनियाद बनी थी दूसरे डिक्लेरेशन के लिए भी, ठीक है। और इसको 48 कंट्रीज ने रेटिफाइड किया था, जबकि 8 एब्सटेन रही थी, मतलब कि उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन 48 ने इसको रेटिफाइड किया था, 48 कंट्रीज ने। और इसके टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। UDHR की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, इसके 30 आर्टिकल हैं जो कि ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए जरूरी है और बहुत से कंट्रीज इसको मानते भी हैं। ICCPR, जो ICCPR है इसके टोटल 53 आर्टिकल्स हैं। अडॉप्ट हुआ था 16 दिसंबर 1966 में। ये जो ICCPR है और ICSCR ये दोनों जो है अडॉप्ट हुए थे 16 दिसंबर 1966 में, लेकिन इन दोनों की इन्फोर्समेंट की डेट अलग है। इन्फोर्समेंट ये ICCPR हुआ था 23 मार्च को, और जबकि ICSCR हुआ था 3 जनवरी को, 3 जनवरी 1976 को। इसके टोटल 53 आर्टिकल्स हैं और ICSCR के टोटल 31 आर्टिकल्स हैं ओनली। और इन दोनों को रेटिफाइड किया था 147 कंट्रीज ने। 147 कंट्रीज ने इन दोनों को रेटिफाइड किया था। इसके अलावा और भी बहुत से कॉन्वेनेंट्स हैं, जैसे कि सीडा हो गया, CEDAW, सीडा हो गया। उसके बाद मिनॉरिटी के लिए राइट्स हो गए और डिक्लेरेशन वगैरह हो गई, चाइल्ड वगैरह के लिए डिक्लेरेशन हो गए। काफी ज्यादा इसके डिक्लेरेशंस हैं जो कि ह्यूमन राइट के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अब इसके दूसरे कॉन्वेनेंट्स लाइक सीडा वगैरह, ये वाला इसका मतलब है कन्वेंशन एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका मतलब है इंटरनेशनल कन्वेंशन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, कन्वेंशन एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इस तरह से बहुत ज्यादा और भी हैं, अगर वो मैं बताने लग जाऊं तो काफी ज्यादा और लेंथ हो जाएगी इसकी। तो बेसिकली ये आज का टॉपिक था। इसके अलावा अगर कोई भी समझ नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।